सो चिल्ड्रन, अब तक हम लोगों ने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी कैसे स्टार्ट हुई। और ये था बैटल ब्रिटिशर्स और नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में। सो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी अपने स्प्रेड करना चाह रहे थे, जिसको रोकने के लिए बंगाल के जो नवाब्स थे सिराजुद्दौला उस टाइम के, उन्होंने रोकने की कोशिश की। और उन्होंने ट्राई किया था कि उनको उस कंपनी का पूरा जो ट्रेड का जो परसेंटेज है प्रॉफिट का, वो उनको मिले, कोई कंसेशन नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से क्या हो गया कि सिराजुद्दौला के जो अंकल थे मीर जाफ़र, उनके व्यू में एक बैटल स्टार्ट हुई। और अपोजिट पार्टी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीडर उस टाइम के थे रॉबर्ट क्लाइव, वाइसरॉय थे, उन्होंने भी अपनी टीम बनाई थी, आर्मी बनाई थी। और जब बैटल हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसी तरह से ब्राइब देके या लालच देके मीर जाफ़र को अपनी तरफ ले लिया। और नवाब ऑफ बंगाल के जो वो थे एक आर्मी थी, वो कोलैप्स हो गई। और तब जाके क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बंगाल्स पर अपने कैप्चर कर चुकी थी। ये बैटल हुआ था 23 जून 1757 एट पलाशी ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर। सो जो आर्मी कमांडर थे मीर जाफ़र, उन्होंने सिराजुद्दौला को बीट्रे किया, धोखा दिया। और तब जाके क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी को बोलते हैं। नवाब के जो एक क्यू बना हुआ था उस टाइम बंगाल में, वो एंड होता है। और एंड होने के बाद क्या हो गया कि बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा का पूरा स्प्रेड हो चुकी थी, कैप्चर कर चुका था पूरा बंगाल को। फिर क्या होता है कि आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। जब बैटल प्लासी हो जाता है उसके बाद मीर जाफ़र को, चूँकि मीर जाफ़र को एक लालच दिए रहते हैं रॉबर्ट क्लाइव कि अगर ये बैटल तुम हार जाओ तो तुम्हें सिराजुद्दौला को हटा के तुम्हें नवाब बना देंगे। और मीर जाफ़र यही चाह रहे थे। तो मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दिया गया। और अभी भी क्या हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। तो उनको लगा कि ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई एक पर्सन रखना चाहिए जो हमारा क्या हो, हमारी बातों को सुने। और हमारी बातों को सुनने के लिए हमें चाहिए कौन सा नवाब, पपेट नवाब। फिर क्या हो गया कि कंपनी ने धीरे धीरे नवाब नवाब की जगह पपेट नवाब रखना शुरू कर दिया। पपेट मतलब जो उनकी हर बात को माने, कोई भी किसी भी तरह का कोई ना नहीं कहे। सो बात मानने के लिए ऐसे एक पपेट की ज़रूरत थी। और वो पपेट था मीर कासिम। मीर जाफ़र पहले रखे गए। मीर जाफ़र ने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया शुरू में, क्योंकि नवाब का एक स्टैंडर्ड होता है, हर बात वो नहीं मान सकता। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि किसी तरह से हम अपनी हर बात मनवा लें। सो मीर जाफ़र ने शुरू शुरू में अपनी बातों को, उनकी बातों को नहीं माना, जिसके वजह से उनको हटा के मीर कासिम को रख दिया गया। मीर कासिम ने भी थोड़ा बहुत शुरू में नहीं उनकी बात मानी, तो मीर कासिम को हटा के इन द बैटल ऑफ बुक्सर में मीर कासिम को हटा दिया गया। और फिर वापस किसको लाया गया, मीर जाफ़र को बना दिया गया। सो मीर जाफ़र शुरू में बनाए गए, लेकिन उन्होंने कुछ बातों को नहीं माना, तो मीर जाफ़र को हटा के लगा दिया किसको, मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम ने भी उनकी बातों को नहीं माना, ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर्स की। तो मीर कासिम को भी हराया गया इन द बैटल ऑफ बुक्सर विच हेल्ड इन 1764। और फिर वापस किसको बना दिया गया, मीर जाफ़र को। अच्छा, मीर जाफ़र को बनाने के बाद फिर क्या किया गया कि हर नवाब को हर महीने कम से कम 500 मिलियन, या आप कह सकते 5 लाख रुपए वो देना पड़ेगा इनको, फाइनेंस करना होगा वॉर्स के लिए नवाब को। और अगर नहीं दे पाएंगे तो उनकी वो टेरिटरी छीन ली जाएगी। सो नवाब लोगों को बिल्कुल परेशान कर दिया गया कि या तो नवाब आप लोग, अगर नवाब बन के रहना है तो 5 लाख रुपए हर महीने दो, और अगर नहीं दे पाओगे तो अपनी जितनी टेरिटरी है वो पूरी दे दो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पॉलिसी बन चुकी थी। मीर जाफ़र के डेथ होने के बाद, मीर जाफ़र की डेथ हुई थी 1765 में। कंपनी ने अपना दिमाग चेंज कर लिया और कंपनी ने सोचा कि ऐसा है कि अब नवाब रखने से अच्छा है कि हम खुद नवाब बन जाएं। सो कंपनी ने अपने आप को, जो भी वॉयसरॉय होते थे, वो अपने आप को नवाब डिक्लेयर करने लगे। उससे क्या हुआ कि फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज अ दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। मुगल एम्परर जो थे, उन्होंने उस टाइम के बहादुर शाह जफ़र उसके बाद बने थे, औरंगज़ेब के बाद। सो उन्होंने बंगाल को दीवान ख़ास बना दिया। और प्रॉब्लम सॉल्व धीरे धीरे होने लगी, जिससे क्या हो गया कि
अब early 18th century it stayed with India and had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. So ब्रिटेन से सामान खरीदने के लिए या ब्रिटेन को सामान बेचने के लिए इंडियंस को क्या देना होगा, गोल्ड और सिल्वर देना होगा. सो इस तरह से क्या हो गया कि गोल्ड का जो एक आउटफ्लो था ब्रिटेन से इंडिया की तरफ वो धीरे धीरे स्लो हो गया, क्योंकि इंडिया जब कोई सामान बेचता था ब्रिटेन को तो उसके बदले गोल्ड और सिल्वर लेता था. तो एक एक सेलिंग और बाइंग होता था. लेकिन वो पैसा इन लोगों ने क्या किया, वो इंडिया से ही अर्न करना शुरू कर दिया. अब ये जो लोग थे ब्रिटिशर्स थे, पहले ये लोग इंडिया से सामान खरीदने के लिए अपने यहाँ का ब्रिटेन का सोना और चांदी हमें देते थे और हमारा सामान लेते थे. लेकिन जब उनको यहीं से पैसा मिलना शुरू हो गया, उनको यहीं से वॉर के लिए पैसे नवाब देने लगे, तो उनको सोना और चांदी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. वो हमारा पैसा हम ही को दे के हमारा सामान खुद से खरीदते थे. तो इस तरह से क्या हो गया कि जो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर का फ्लो था वो रुक गया और यहीं से रेवेन्यू क्या होने लगा, कलेक्ट होने लगा. और ये था हमारे यहाँ के जो भी सामान था, जैसे कॉटन हुआ, सिल्क हुआ, ये हमारे यहाँ से सामान हम ही से ख़रीद के हम ही को बेचते थे हमारे पैसे पे. सो इनका ब्रिटिशर्स का सारा सामान, सारा गोल्ड और सिल्वर जो था वो सेव होने लगा और हमारा सारा सामान उनके पास जाने लगा. ये था बैटल ऑफ प्लासी के बाद की सारी कंडीशंस. उससे पहले हम सामान बेचते थे लेकिन हमको रिटर्न में गोल्ड और सिल्वर मिलता था, लेकिन इसके बाद हमें वो भी मिलना बंद हो गया. फिर क्या होने लगा कि कंपनी, जो अगली टॉपिक है वो है कंपनी के ऑफिशियल्स क्या बन गए बाद में. कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स, जो बोलते हैं नवाब का जो नया टर्म था उससे बोलते थे नबोब्स. सो इस तरह से उनका नया नाम बदल गया. नबोब्स मतलब ये था कि यहाँ से लोग पैसा लूट कर जाते थे इंग्लैंड, ब्रिटेन, और वहाँ पर वो लोग नवाब वाली ज़िंदगी जीते थे जो हमारे यहाँ के नवाब जीते थे. तो जो नवाब का नया वर्ड बना था वो बना था नबोब्स. सो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, listen the video and compare it with the book because I have explained you from the NCERT book.